So good morning everyone. So in last lecture of recombinant DNA technology, मेनली हमने आपका जो हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स की बात की थी और मेनली हमने बात की थी ब्लॉटिंग की। ठीक है। तो इसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया था, क्योंकि जहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन की बात हो रही है तो आपको जनरली एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस चाहिए या ऐसा डीएनए चाहिए जो कि सिंगल स्टैंडर्ड हो और साथ में वो रेडियो लेबल्ड हो। ठीक है। क्योंकि रेडियो लेबलिंग हमें आगे हेल्प करने वाली है किसके अंदर, डिटेक्शन के अंदर। ठीक है, जो हमने डिस्कस किया था। इसलिए पहले मैंने आपको ये बताया कि पहले हम जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं या जो भी आपका आपको जो एक प्रोब चाहिए, ठीक है, वो जो भी एक स्पेसिफिक साइज का चाहिए, सबसे पहले हमें एक तरह से क्या कराना है, रेडियो लेबलिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है। ये जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, बट मैं उसमें से एक स्पेसिफिक डीएनए को फाइंड आउट करना चाहता हूँ। ठीक है ना। देखो ये सब चीजें को आप समझो कि ये इसमें विजिबल कुछ नहीं हो रहा हमें। ठीक है, कोई भी चीज विजिबल नहीं है कि ये डीएनए यहाँ पे जाके मतलब लग रहा है। हम सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि डीएनए ऐसे से दिखता नहीं है। ठीक है। आपने एक तरह से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना उसको डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है। अब ये तो मतलब आप ये मान के चलो आरडीटी के मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट ये तो बस ये है कि तुक्का होता है। कई बार आप 100 बार एक्सपेरिमेंट करोगे, क्या पता दो चार बार जो आप चाह रहे हो वो आ जाए। ठीक है, तो इसमें कुछ दिख तो रहा नहीं आपको। ठीक है, वो कुछ दिख नहीं रहा, इसलिए हमें ऐसा बनाना पड़ रहा है, उसको रेडियो एक्टिव बनाना पड़ रहा है। कुछ ना कुछ उसके साथ, जैसे हमने वेस्टर्न ब्लॉटिंग पढ़ा था, तो उसके साथ कोई ना कोई एंजाइम लगाओ, उसके साथ कोई ना कोई फ्लोरेसेंस वाला कंपाउंड लगाओ, एंटीबॉडीज को रेडियो लेबल करो, तो कुछ ना कुछ डिटेक्शन के लिए हमें करना पड़ेगा। अदरवाइज इफ यू यूज देम सिंपली, लगेगा तो तब भी जाके, बट आप उसको डिटेक्ट जो है वो नहीं कर पाओगे। ठीक है। सदर्न ब्लॉटिंग हमने पढ़ लिया था। ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि बेसिक प्रोसेस आप जनरली ये होता है, आपको कोई भी डीएनए है, ठीक है, आपको एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को फाइंड आउट करना है। आपने सेल में से डीएनए को निकाला, उसके फ्रेगमेंट करो, फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करो, सेपरेट करने के बाद उसको डीनेचर करो। ठीक है। जैसे इसमें हम ब्लॉटिंग में क्या करते हैं, क्योंकि जो बैंड्स की जो डीएनए की सेपरेशन होती है वो जेल मटेरियल के ऊपर होती है जिसका नाम क्या है, एग्रोस जेल। ठीक है। बट आफ्टर दैट यू हैव टू ट्रांसफर इट टू द सम फिल्टर, चाहे वो नाइलॉन फिल्टर है चाहे नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर है। उसके बाद क्या था, आपने उसको डीनेचर करा एंड यू ऐड प्रोब एट ऑल द प्लेसेस। ठीक है, यहाँ पे तो 3 फ्रेगमेंट आए ना, आने को 10 15 20 पता नहीं कितने भी फ्रेगमेंट्स आएंगे, हम प्रोब्स हर जगह पे ऐड करेंगे। ठीक है। अब प्रोब लगेगा वहीं पे जहां पर मेरा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है। और वहां पर मैंने आपको क्या कहा था, वहां से कुछ रेडियो एक्टिव रेज आएंगी एंड दे विल फॉर्म ए फिल्म एट एक एक्सरे, वो फिल्म बना देंगी क्योंकि यहाँ पर ही वो रेडिएशन जाएंगी और आपको एक फिल्म दिखेगी। इसका मतलब ये स्पेसिफिक वो पार्ट है जहां पर मेरा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है। इसी तरह से ही हम डीएनए ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड आउट करते हैं। जैसे अब आपका डीएनए है, क्योंकि मेरे को एक स्पेसिफिक चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एक स्पेसिफिक जीन चाहिए, तो उस स्पेसिफिक जीन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस स्पेसिफिक जीन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसी तरह से आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है। अब आपका सेल है, आपके एक सेल के अंदर जो डीएनए है उसमें तो 30,000 जीन्स हैं। ठीक है। बट यू वांट टू फाइंड आउट कि वो स्पेसिफिक जीन कहां पर है। ठीक है, तो ऐसे तो पता ही नहीं लगेगा कहां पे है। यू हैव टू गो, यू हैव टू डू दिस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है। तो हमें ये होता है कि जीन का सीक्वेंस पता होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग जीन्स है ना हमारे अंदर। अगर हम कह रहे हैं 30,000 जीन्स हैं, तो इनका मतलब इसका मतलब सबका सीक्वेंस अलग है। एंड ऑल ऑफ देम जो है वो अलग अलग प्रोटीन्स बना रहे हैं। ठीक है, अलग अलग प्रोटीन तभी बनाएंगे जब उनके डीएनए में अलग अलग इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये तो बेसिक हमें पता ही है ना कि डीएनए से क्या बनता है, क्या बनता है डीएनए से, एमआरएनए, एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। तो जो इंफॉर्मेशन डीएनए में है पहले वो ट्रांसक्राइब होती है एमआरएनए की फॉर्म में। ठीक है, उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से प्रोटीन बनने को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन। ठीक है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग इसके लिए करते हैं, आरएनए के लिए, इन सीटू दोनों के लिए कर सकते हैं। फिर मैंने आपको स्ट्रिंजेंसी बताया था, इसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो याद करने वाला यही है। हाई स्ट्रिंजेंसी का मतलब क्या है, हाई टेम्परेचर लो सॉल्ट, और लो स्ट्रिंजेंसी का मतलब क्या है, लो टेम्परेचर हाई सॉल्ट। हाई स्ट्रिंजेंसी का मतलब है कि मेरा जो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है वो वहीं जाके लगेगा जो मेरा टारगेटेड है, अगर मैं हाई स्ट्रिंजेंसी कंडीशंस को रखता हूं एग्जैक्टली बट अगर मैं लो स्ट्रिंजेंसी रखता हूं तो अगर थोड़ा बहुत, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि 15 में से मान लो 14 मैच हो रहे हैं, 13 मैच हो रहे हैं, 12, वो तो जितनी आप जैसे टेम्परेचर कम रख दो उससे क्या होगा कि वो नॉन स्पेसिफिक पेयरिंग भी दिखाएगा।
बट स्पेयरिंग वो हाई टेम्परेचर पे भी दिखा रहा है, बट वो एक तरह से बेसिकली वो जो आपका जिसमें मिस मैच है वो वहां पर बेसिकली रिटेन नहीं रहेगा, वो लगने की कोशिश करेगा, बट हाई टेम्परेचर की वजह से वो वहां से क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है। फिर हमने वेस्टर्न ब्लॉटिंग पढ़ा था, ये हम किसके लिए करते हैं, प्रोटीन्स के लिए। ठीक है, ये थोड़ा मैंने आपको डिटेल में बताया था। ठीक है, कि कुछ हम स्पेसिफिक एंजाइम्स यूज करते हैं और जो कि एक कलर सबस्ट्रेट को कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, देखो ये जितने भी आपको थ्योरी बताई जा रही है ना, ये कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप ये मत मानना कि अब ये नहीं पता होता कि आपकी बारी में क्या आएगा। ठीक है, ये किसी को नहीं पता, जैसे जब आप एग्जाम देने जाओ तो क्या आ जाए। ठीक है, लेकिन आपको जैसे ये पूछ सकता है कि अल्कलाइन फॉस्फेटेस का सबस्ट्रेट कौन सा है। ठीक है, आपको हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज जो है उसका सबस्ट्रेट कौन सा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये याद रखना होता है। फिर मैंने आपको ये भी एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, और ये भी आपको मैंने बताया था कि जैसे मैंने आपको बायोटिन आयोडीन बताया था। ठीक है, और अगर मेरे पास सेकेंडरी एंटीबॉडी नहीं है तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, प्रोटीन ए ऑफ स्टेफाइलोकोकस ओरियस, ये स्पेसिफिकली आपका एप्स रीजन ऑफ आईजीजी के साथ बाइंड करता है। ठीक है, ये स्पेसिफिकली किसके साथ बाइंड करता है, आपका एप्स रीजन ऑफ आईजीजी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था। ठीक है, बाकी फिर ये आयोडीन बायोटिन की जो इंटरेक्शन होती है भी बहुत स्पेसिफिक होती है। तो इसमें हमने क्या कहा था कि जो पहले आपने जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है वो उसके साथ बायोटिन लगा देना है। ठीक है, और जो एंजाइम है उसके साथ आयोडीन है। अगर देखोगे ना हर एक ये जो टेक्निक्स होते हैं ना, ब्लॉटिंग होती है, एलाइजा करते हैं, इसमें ना वॉशिंग करनी पड़ती है। वॉशिंग का मोटिव ये होता है कि जहां पर वो स्पेसिफिक, जैसे मान लो आपने आपने यहां पर मैंने आपको ये प्रोटीन्स दिखाए, आपको अलग अलग दिख रहे हैं सारे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, प्राइमरी एंटीबॉडी मैं सब जगह पे ऐड करूंगा, ये देखो ये सिर्फ समझाने के लिए है। ठीक है, आप ये मान के चलो कि आपने आपने 7 अलग अलग प्रोटीन से आपको कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, आपको कहा कि ये प्राइमरी एंटीबॉडी है, 7 जगह पे डालो, आपने डाल दी। ठीक है, आपने थोड़ी देर के लिए इंक्यूबेशन कराई। ठीक है, फिर आपने वॉशिंग करानी है। अब क्या है कि जहां पर तो उस पर्टिकुलर वो प्रोटीन जिसके साथ एंटीबॉडी बाइंड करती है, तो जितना टाइम मैंने इंक्यूबेशन का दिया है, अगर तो वहां पर उस एंटीबॉडी ने जिस प्रोटीन से लगना है अगर वो होगा तो लगेगी, नहीं होगा तो वॉशिंग से रिमूव। ठीक है, अब ये होता है ना हम प्रोसेस पूरा ही करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने प्राइमरी सब जगह डाली फिर वॉशिंग करी, अभी हमें पता नहीं है कि कहाँ प्राइमरी लगी है नहीं लगी है, फिर आपने डाली सेकेंडरी। ठीक है, फिर दोबारा वॉशिंग करी, ये नहीं कि प्राइमरी के बाद तो हमें कुछ पता ही नहीं चला है कहीं लगी या नहीं लगी है, फिर आपने सेकेंडरी भी सारे 7 की 7 जगह पे ऐड करनी है। ठीक है, अब आप कहोगे कि हमने यहाँ प्राइमरी लगी नहीं है तो सेकेंडरी क्यों ऐड करी है, आपको कुछ नहीं दिख रहा है, आप सिर्फ एक प्रोसेस कर रहे हो, आपके पास आपको बस एक पिपेट है, आप उसमें एंटीबॉडी बस ऐड करते जा रहे हो। ठीक है, फिर सेकेंडरी डाली फिर वॉशिंग, क्योंकि सेकेंडरी भी, क्योंकि अगर वॉशिंग नहीं करी तो फिर सेकेंडरी तो यहाँ पे लगी रहेगी, और जब आप सेकेंडरी के साथ एंजाइम लगा हुआ है तो वो भी कलर सबस्ट्रेट को कलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगी। तो हर एक स्टेप पे यहाँ पर हमें वॉशिंग करनी पड़ती है। उससे क्या होता है कि जो अगर तो बाउंड है वो बाउंड रहेगी, वो भी ध्यान रखना पड़ता है किस टाइप का बफर होना चाहिए, क्या मतलब क्या स्पेसिफिक उसकी कॉम्पोजिशन होनी चाहिए। ठीक है, वो उसमें तो चलो अभी हमें नहीं जाना है। और उसके बाद फिर आप एक स्पेसिफिक कलर आएगा, जहां पर कलर आ गया इसका मतलब वहां पर वो स्पेसिफिक एंटीजन क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, या वो स्पेसिफिक प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सब वेरिएंट्स में हमने देखे थे। ईस्टर्न ब्लॉटिंग मैंने आपको बताया था, और फिर बताया था मैंने आपको साउथ वेस्टर्न। ठीक है, ये 2 3 टेक्निक्स मैंने आपको बताई थी किसके लिए, इफ यू वांट टू स्टडी इंटरेक्शन बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन, डीएनए फुटप्रिंटिंग, चिप, ईएमएसए। चिप की फुल फॉर्म क्या थी, क्रोमैटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन एसे, एंड ईएमएसए इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट एसे। ठीक है, देखो सबसे बेसिक क्वेश्चन बस यही पूछा जाता है कि आपको टेक्निक का नाम पता हो। ठीक है, और जैसे मैं आपको कुछ समझाऊंगा भी सही तो मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में ही समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें नहीं जाना है कि बार बार मैं आपको बता रहा एपरेटस क्या है, एक हर एक जैसे होता है ना हम कोई प्रैक्टिकल करते हैं उसमें क्या होता है, एक प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, तो है ये सारे एक्सपेरिमेंट्स ही, दिस इज हाउ यू हैव टू फॉलो प्रोटोकॉल। हमारे पास क्या होता है, एक कंपनी ने किट बना रखी है, वो किट आपने खरीदी, उसने एक उसमें दे रखा आपको मैनुअल दे रखा है, उस मैनुअल में जैसे जैसे लिखा हुआ उसको आपने वैसे फॉलो करना है। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट तभी आएंगे, अपने हिसाब से नहीं होता। तो हम अभी हमारा वो मोटिव नहीं है कि हमने सिर्फ बेसिक सा समझना है कि एक्चुअली इस टेक्निक से हमें पता क्या लग रहा है। ठीक है, हमारा कुछ ज्यादा ये नहीं है कि हमें उसमें ज्यादा डिटेल में मतलब जाना, मैनुअल हम प्रोसेस में नहीं जा रहे।
ठीक है ना। कोई भी प्रैक्टिकल आपने करा है, आपने अलग अलग सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल्स करते थे, जैसे मान लो इसका प्रैक्टिकल करना है, फिर तो अलग कहानी है, फिर तो हमें अलग चीजें सीखनी पड़ेंगी कि कैसे हमें वन बाय वन क्या क्या स्टेप्स हैं प्रैक्टिकल करने के। ठीक है। और ये भी होता है ना, अलग अलग कंपनीज ने अलग अलग किट्स बना रखी हैं, तो क्योंकि उनकी उन्होंने उनमें थोड़ी बहुत वेरिएशन भी हो सकती है। ठीक है ना, उन्होंने अपने हिसाब से बनाई है, तो वो फिर क्या करते हैं ना, वो उस पर्टिकुलर जो भी मैनुअल है या जो भी है उसका वो पेटेंट भी लेते होंगे, क्योंकि फिर वो उसी को सेल कर पाते हैं ना। एट द एंड हमें रिजल्ट चाहिए। ठीक है ना, तो अलग अलग किट्स आती हैं, कई बार कुछ कंपनी किट्स ऐसी आती है जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उनको बेटर पता है। ठीक है, उसमें हमें नहीं जाना है। तो हमें तो एटलीस्ट ये तीन नाम पता हो पहले, कि कहीं पर ईएमएसए का नाम आए, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट एसे। ठीक है, क्रोमैटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन एसे, डीएनए फुटप्रिंटिंग। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द मतलब ये प्रैक्टिकल नहीं किए होते हैं ज्यादातर बच्चों ने ना। बेसिक तो किया होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। तो ये क्या होता है, ये रिसर्च ओरिएंटेड है, जो एक स्पेसिफिक एरिया में रिसर्च कर रहा है, जिसको ये स्टडी करना है कि डीएनए प्रोटीन की इंटरेक्शन स्टडी करनी है, वो इसको करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने साउथ वेस्टर्न ब्लॉटिंग देख लिया था, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। ठीक है, चलो एक ये क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। ये क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि हमने एचआईवी का कंफर्मेटरी टेस्ट करना है, हमें डिटेक्ट करना है कि पेशेंट को एचआईवी है या नहीं है। वो कह रहा है कि वन और मोर वायरल एंटीजेंस आर डिटेक्टेड इन द ब्लड ऑफ पेशेंट्स। ठीक है, अब क्या होता है ना, ऐसा थोड़ा है कि और भी उसके अंदर और भी इंफेक्शन हो सकते हैं, और भी एंटीजन हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे स्पेसिफिकली कौन सा, हमें किसको टेस्ट करना है, एचआईवी को। तो उसके लिए क्या प्रोसेस करूंगा मैं। ठीक है, तो आपके पास ABCD है, आपसे पूछ रहा है कि बताओ क्या सीक्वेंस है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ABCD में से सबसे पहले क्या आएगा। हम्म, सबसे पहले क्या आना चाहिए, सी। सबसे पहले तो जो वायरल के एंटीजेंस हैं उनको आप सेपरेट करो, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि कौन सा, हमें तो एचआईवी देखना है, क्योंकि एंटीजेंस तो और भी हैं। तो सबसे पहले आपने एंटीजन को सेपरेट करना है एसडीएस फेज, मतलब एक तरह से प्रोटीन्स होते हैं। तो प्रोटीन की जब भी बात हो रही है तो हम कौन सी ब्लॉटिंग करते हैं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। पहले आपने क्या करा, पेज से सेपरेट करा, फिर क्या करोगे, फिर हमने उसको नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर जो फिल्टर पे ट्रांसफर कर दिया, फिर क्या करेंगे, अब हम वो बफर देंगे जिसमें एंटीबॉडी है वायरल एंटीजन के लिए, जो कि प्राइमरी एंटीबॉडी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एंजाइम लिंक सेकेंडरी एंटीबॉडी। तो क्या सीक्वेंस बना, CABD, ये प्रोसेस होता है। आपने इस तरह से हम, जैसे ये एक तरह से क्या आपका, जैसे एलाइजा ही है, एलाइजा ही होता है। पहले तो आपको एंटीजन को सेपरेट करना है। ठीक है ना, एलाइजा में तो क्या होता है, आप उसमें वैसे डायरेक्ट ही एंटीजन डालते हो। ठीक है, बट इसमें क्या है, इसमें पहले आप सेपरेट कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि इसमें आप एलाइजा वाली किट नहीं यूज कर रहे। एलाइजा जो होता है ना, वो एक वो भी आता है, उसमें किट ही अलग होती है। उसमें 96 वेल वाली प्लेट होती है, वो अलग होती है। एलाइजा से भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पर तो जो उसने जनरली सिर्फ ब्लॉटिंग ही करी है। ठीक है, कि उसने पहले सेपरेट करा, फिर वही होगा, जितने भी वायरल एंटीजन आएंगे। ठीक है, जैसे मान लो जरूरी थोड़ा एक ही होगा, मुझे नहीं पता ना वायरल कितने एंटीजन है, बहुत सारे एंटीजन आए, 1 2 3 4 5। ठीक है, मैं सब जगह पे इसको पहले मैंने ट्रांसफर कर दिया नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर पे, फिर पांचों जगह मैं प्राइमरी एंटीबॉडी डालूंगा, फिर मैं वॉशिंग करूंगा। ठीक है, अगर तो कहीं लगी रही तो वहीं पर लगी रहेगी, फिर सेकेंडरी ऐड करूंगा, क्योंकि प्राइमरी लगी होगी तभी सेकेंडरी लगेगी। और वहां पर अगर कलर आया, इसका मतलब पर्सन को एचआईवी का इन्फेक्शन है। ठीक है, क्योंकि जो एंटीबॉडी है वो एचआईवी के अगेंस्ट ही हमने डालनी है। ठीक है ना, ये जो होता है ना कि, क्योंकि जिस एंटीजन को आप डिटेक्ट करना चाहते हो, एंटीबॉडीज हमारे पास पहले से किट होती है, तो कंपनीज एंटीबॉडीज डेवलप करके रखती हैं, आपने तो बस डालनी है। अगर लगी, प्राइमरी लगेगी तभी सेकेंडरी लगेगी तभी कलर आएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, आपका वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, वही होता है ना, जब आप इसको एक्सपेरिमेंटली करते हो, तब तब चीजें जो होती हैं वो बहुत, मतलब ये सब ऐसे ही होता है। ठीक है ना, ऐसे ही होता है एलाइजा, ये सब सेंसिटिव टेक्निक्स हैं। ठीक है, जैसे एलाइजा से भी करते हैं, बट यहाँ पर उसने एलाइजा की बात नहीं करी है, यहाँ पर सिंपली जो हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग की बात करी थे उससे हमने सेपरेट किया। ठीक है, अब नेक्स्ट एक टेक्निक हम पढ़ेंगे जिसका नाम है डॉट ब्लॉट। क्या नाम है, डॉट ब्लॉट।
अब डॉट ब्लॉट बेसिकली क्या होता है, इस टेक्निक को हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, दैट इज फॉर द डिटेक्शन ऑफ, और दिस टेक्निक इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ गिवन सीक्वेंस ऑफ डीएनए आरएनए इन ए नॉन फ्रैक्शनेटेड डीएनए। ठीक है, आपने एक स्पेसिफिक डीएनए आरएनए को क्या करना है, आपने उसको उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करना है। तो इसमें क्या करते हैं, आपने अलग अलग सैंपल्स हैं, ठीक है, आपने उससे डीएनए को एक्सट्रैक्ट करा। ठीक है, जैसे बेसिकली इसमें आप मान के चल सकते हो, जैसे मान लो हमने अलग अलग, मान लो हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने हैं। ठीक है, तो आपने क्या हुआ, आपने डीएनए तो डाला। अब जरूरी नहीं होता ना, कई बार आपने जो ट्रांसजीन डाली है, जो एनिमल बना है, क्या पता उसके अंदर वो ट्रांसजीन गई ना हो, या उसके अंदर उसके जीनोम में ना लगी हो। ठीक है, तो आपने डीएनए लिया, उसको ब्लॉटिंग करा दी। ठीक है, उसके बाद आपने डीनेचुरेशन करा दिया एल्कली से। ठीक है, जो भी ये सारा डीएनए ही है। फिर आप यहां पर क्या डालोगे, रेडियो एक्टिव प्रोब। अब ये रेडियो एक्टिव प्रोब किसके अगेंस्ट है, ये उसके अगेंस्ट है जिस जीन को मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं। ठीक है, दैट इज अगेंस्ट माई जीन ऑफ इंटरेस्ट, या वो जीन जो मैंने सेल्स के अंदर डाली है, मैं देखना चाहता हूं कि वो जीन सेल के जीनोम में लगी है या नहीं लगी है। अगर तो वो लगी होगी तो फिर तो वो आपको यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर नहीं लगी होगी तो फिर वो आपको नहीं देखने को मिलेगी। आपने हाइब्रिडेशन कराई, अब आप देख रहे हो कि वॉशिंग, वॉशिंग से क्या हुआ, जो अनबाउंड था, मतलब आप यहां पर आपको नाइन नाइन मान लो सैंपल्स हैं, सिर्फ दो जगह पर क्या दिख रही है, दो जगह पे प्रोब लगा है, और दो जगह पे ही क्या है, ये आपकी एक्सरे फिल्म के ऊपर एक दो दो ही जगह पे बैंड आएंगे। इसका मतलब आउट ऑफ दीज नाइन, ओनली टू के अंदर वो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, या वो जो ट्रांसजीन आपने इंडिविजुअल के अंदर डाली थी। ठीक है, जैसे यहां पे देखो लिखा भी हुआ है, तो सैंपल डीएनए फ्रॉम डिफरेंट टिश्यूज, ठीक है, सैंपल डीएनए फ्रॉम डिफरेंट टिश्यूज कैन बी टेस्टेड इन ए सिंगल टेस्ट रन। ठीक है, आप अलग अलग सैंपल्स हैं, या एक स्पेसिफिक डीएनए को आप, जो सैंपल डीएनए फ्रॉम सेवरल टिश्यूज और इंडिविजुअल्स, आरएनए देखना है। ठीक है ना, देखो एक चीज यहां पर क्या समझने वाली होती है, ये थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं पहले। देखो एक ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसजेनिक एनिमल, क्या होता है ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल वो एनिमल है जिसके अंदर एक फॉरेन जीन होती है, जिसके हर सेल के अंदर एक फॉरेन जीन है। क्योंकि ये जब मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको बताया था ना, ट्रांसजेनिक एनिमल का मतलब ये नहीं है कि किसी सेल के अंदर जीन है किसी के अंदर नहीं है। ट्रांसजेनिक एनिमल का मतलब क्या है, उसके हर सेल के अंदर क्या है, आपकी ट्रांसजीन है, उसके हर सेल के अंदर क्या है, आपकी ट्रांसजीन है। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है कि अब मान लो हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए। अब क्या होता है ना, आप तो ट्रांसजीन मतलब फॉरेन जीन बाहर से डाल रहे हो। ठीक है, मान लो मैंने कह दिया कि मैंने 10 एनिमल्स बनाए, ऐसा थोड़ा है कि सभी के अंदर ट्रांसजीन चली जाएगी। ठीक है, ऐसा तो है नहीं, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, क्या पता 10 के अंदर नहीं गई, क्योंकि बाद में चेक तो करना पड़ेगा ना कि उसके अंदर जीन गई भी है कि नहीं गई है, होने को किसी एक में चली गई, दो में चली गई, हमें नहीं पता कुछ। तो उसको डिटेक्ट हम करना चाहते हैं। फिर क्या होता है, अब मान लो एनिमल बन गया। ठीक है, अब एक एनिमल जो है, उसके अंदर अलग अलग टाइप के सेल्स हैं। ठीक है, जो एनिमल्स आपने बनाए, पहले तो आपने ये देखना है कि वो एनिमल ट्रांसजेनिक है या नहीं है। ठीक है, दूसरा आप ये देख सकते हो, अब एनिमल के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स हैं। ठीक है, लीवर भी है मान लो उसके अंदर हार्ट है, उसके अंदर ब्रेन है, उसके अंदर किडनी है। ठीक है, उसके अंदर ये सारे ऑर्गन्स हैं। ठीक है, अब पहली बात तो हमने कह दिया कि वो ट्रांसजेनिक एनिमल है। ट्रांसजेनिक एनिमल का मतलब क्या है, चाहे उसका किडनी का सेल है, चाहे उसका ब्रेन का सेल है, चाहे लीवर का सेल है, चाहे हार्ट सेल है, उसके अंदर ट्रांसजीन है, उसके अंदर वो फॉरेन वाली जीन है। ठीक है, लेकिन अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या लीवर सेल के अंदर वो फॉरेन जीन एक्सप्रेस कर रही है। ठीक है ना, जीन का होना और एक्सप्रेस होना वो अलग बात है। जीन का होना और उसकी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होना अलग बात है, इन सब के अंदर ट्रांसजीन है। ठीक है, लेकिन हम ये चेक करना चाहते हैं कि किसके अंदर उसकी ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली मुझे एमआरएनए चेक करना पड़ेगा। जैसे मैंने देखा हार्ट में बन रहा है, किडनी में बन रहा है, लेकिन लीवर और ब्रेन में नहीं बन रहा है, तो ये भी मैं कैसे चेक करूंगा, बेसिकली थ्रू दिस थिंग। बट उसमें मेरे को क्या ना, उसमें मैंने एमआरएनए को चेक करना है। ठीक है, डीएनए अगर आप कह रहे हो ना एक ट्रांसजेनिक एनिमल है, फिर
ट्रांसजीन तो उसके हर सेल के अंदर है। ठीक है, जैसे आपने पहले आपने ये करना है, आपने 10 एनिमल बनाए, या जैसे मान लो 9 एनिमल से हमने डीएनए लिया, पहले हमने 9 में से देखना है किसके अंदर ट्रांसजीन लगी है। ठीक है, तो 9 में से मान लो 2 में लगी है, फिर इन दो के अंदर, इन ये दोनों मतलब मेरे ट्रांसजेनिक है, फिर इन दो के जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं, लीवर है, हार्ट है, ब्रेन है, किडनी है, उसमें से मैं सारा आरएनए निकालूंगा। ठीक है, फिर मैं देखूंगा कि किस किस के अंदर आरएनए बना है, जिस जिसके अंदर एमआरएनए बना है इसका मतलब उसके अंदर जीन एक्सप्रेस करी है, और बाकियों के अंदर नहीं करी है। तो दो स्टेप होते हैं, एक तो ये पता करना कि ट्रांसजेनिक एनिमल बना है नहीं बना है, दूसरा ये अगर मैं स्पेसिफिक एमआरएनए को चेक करना चाहता हूं, देखो यहां पे लिखा भी हुआ है कि जो डॉट ब्लॉट है दे आर यूजफुल। क्या लिखा हुआ है? डॉट ब्लॉट आर यूजफुल in detecting the presence of sequence being transferred in number of suspected transgenic individuals, the presence of specific mRNA in several such individuals, or in different tissues of a single individual। ठीक है, आप दोनों चीजें चेक कर सकते हो ना। पहली बात तो ये देखनी है कि डीएनए किस किस में गया है, एमआरएनए चेक करना है अलग अलग इंडिविजुअल्स में चेक करो, या एक ही इंडिविजुअल के अलग अलग टिश्यूज के अंदर। ठीक है, जीन का लगना और उसका एक्सप्रेशन दोनों अलग चीज है। अगर मैं किसी एनिमल को कह रहा हूं ये ट्रांसजेनिक एनिमल है, इसका मतलब उसके हर सेल में ट्रांसजीन है, बट उसकी ट्रांसक्रिप्शन होना वो एक अलग एस्पेक्ट है। ठीक है, जीन ऐसा नहीं है कि जीन जाके लगी तो वो एक्सप्रेस भी कर रही है। ठीक है, वो क्या पता किसी भी क्या क्या पता वो किसी भी सेल में ना कर रही हो। ठीक है, क्या, क्योंकि बॉडी के अंदर कितने डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं, अगर आप एक एनिमल बना रहे हो उसमें कितने सारे टाइप के सेल हैं। ठीक है, तो हमें फिर ये भी चेक करना होता है कि वो जीन जो है वो कहां पर एक्सप्रेस कर रही है। ठीक है, तो डॉट ब्लॉट से आपको ये पता लग जाएगा कि आपको एक स्पेसिफिक डीएनए देखना है कि जो आपका एक्सप्रेस करा है, या मतलब वो डीएनए जो है वो जीनोम में इंटीग्रेट हुआ है, तो डीएनए चेक करना है, एक्सप्रेशन चेक करनी है, तो फिर यू हैव टू चेक द आरएनए सीक्वेंस। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? डॉट ब्लॉट। अब नेक्स्ट एक टेक्निक है जो हमारे सामने, उसका नाम है फिश, दैट इज फ्लोरेसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये पहले मैं आपको समझाता हूं, फिर इसको एक बार आप बनाना। फ्लोरेसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। अब इन सीटू का मतलब क्या होता है? ऑन साइट। अभी तक आप क्या करते थे ना, अभी तक तो आप कर रहे थे, आप कहते हैं डीएनए को निकालो पहले। ठीक है, अब इसमें वो कह रहा है हमारे पास सेल्स हैं, हमने सेल को फिक्स करा एक स्लाइड के ऊपर, वहीं पर आप उसका उसके अंदर जो डीएनए उसको डीनेचर करा दो। ठीक है, इधर क्या है? इधर वही निक ट्रांसलेशन, आपका जीन है, आपने पहले डीएनए 1 से कट कराया, फिर वही देखो। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये देख रहे हो, ये सारे तो क्या है, ये तो नॉर्मल है, डी सीटीपी, डी एटीपी, डी जीटीपी। लेकिन वो कह रहा है कि जो डी यूटीपी है, ठीक है, जैसे आप इसके अंदर में भी यू ऐड कर रहे हो, तो वो जो है उसके आगे या तो ये डीआईजी होता है, ये एक फ्लोरेसेंट होता है, एक कंपाउंड होता है, या बायोटिन लगा दो। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म डिजटॉक्सिन कुछ ऐसे होती है, डीआईजी। ये भी फ्लोरेसेंस वाला होता है कंपाउंड ना, सुना है डीआईजी? डिजॉक्सिन लिखा हुआ है। ये डीआईजी स्टैंड्स फॉर डिजॉक्सिन, ये एक तरह से फ्लोरेसेंट होता है। देखो वही चीज होगी ना, या तो कहीं से लाइट आए, या कोई स्पेसिफिक इंटरेक्शन हो। ठीक है, तो अब देखो ना, आपको क्या करना है ना, आपने इसको क्या करना होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि आपको इसको, जैसे वहां पर हमने रेडियो लेबलिंग की बात करी थी, बट यहां पर वो रेडियो लेबलिंग की बात नहीं कर रहा है फिश के अंदर। यहां पर फ्लोरेसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, वो कह रहा है इसके साथ या तो डिजॉक्सिन लगाओ जो आपका डी यूटीपी है, या उसके साथ आप बायोटिन लगाओ। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था बायोटिन और एविडिन की क्या होती है, इंटरेक्शन होती है। ठीक है, अब आपने हाइब्रिडेशन कराई, उसके बाद क्या होगा कि ये स्पेसिफिक वहीं पे जाके लगेगा जहां पे आपका डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, वहां पे जाके लगा, उसके बाद आपने एंटीबॉडी देनी है। अगर तो आपने यूटीपी के साथ क्या लगा रखा है, डीआईजी, तो एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट आएगी, और एंटीबॉडी जो है वो स्पेसिफिकली वहां पर बाइंड करेगी जिसके साथ कोई ना कोई आपने फ्लोरोफोर लगा रखा है, जो क्या देगा आगे, फ्लोरेसेंस देगा। ठीक है, या एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट होगी,
अगर आपने बायोटिन लगाया हुआ है तो फिर एविडिन, और एविडिन के साथ भी आपने एक फ्लोरोफोर लगा रखा है। और इसको हम किसके अंडर देखते हैं? एपीफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। और हमें सेल के अंदर पता लग जाएगा कि वो जीन कहां पर है। ये देख रहा आपको जहां पे डॉट आ रही है, मतलब इन सीटू। आप जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था ना, इन सीटू, नॉर्मल इन सीटू हैबिटेशन की बात करी थी, बट यहां पर हम बात कर रहे हैं फ्लोरेसेंस की। यहां पर हमने फ्लोरेसेंट इन सीटू हैबिटेशन, आपको सेल के अंदर, अभी तक आप क्या करते, सेल से डीएनए निकाल रहे थे, फिर क्या कर रहे थे आप, उसको सेपरेट कर रहे थे। अब वो कहते हैं सेल, सेल एज इट इज आपने सेल को फिक्स करा स्लाइड के ऊपर, उसके अंदर जो डीएनए है, ठीक है, जैसे जो भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा उस पे हम उसकी डीनेचुरेशन कराएंगे, ठीक है। तो उसकी डीनेचुरेशन कराने के बाद ये आपने निक ट्रांसलेशन से प्रोब बनाया, उस प्रोब को आपने यहाँ पे ऐड करना है। फिर उसके अगेंस्ट आपने जो भी यहाँ पर अगर बायोटिन है तो एविडिन यूज करेंगे जिसके साथ फ्लोरोफोर लगा होगा, और अगर यहाँ पर डिजॉक्सिन है तो उसके अगेंस्ट वाली एंटीबॉडी यूज करेंगे। तो और हमें एक स्पेसिफिक माइक्रोस्कोप आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एपी फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप, ठीक है। जैसे अगर मैं जनरली आपसे पूछूं फ्लोरेसेंस होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोरेसेंस? लाइट तो ऊपर से भी आ रही है, ये फ्लोरेसेंस है। कम वेवलेंथ की। हम्म। जैसे फ्लोरेसेंस क्या होता है, इसे बोलते हैं इमीडिएट एमिशन। जैसे क्या होता है नॉर्मली, जैसे हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है तो वो हायर वाली एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है। और जब वो वापस आते हैं तो वो रेडिएशन एमिट करते हैं, ठीक है। अब ये जो जिस रेडिएशन को एमिट करते हैं उसकी वेवलेंथ होती है लॉन्ग, ठीक है। लॉन्ग वेवलेंथ का मतलब है एनर्जी कम, क्योंकि E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। तो हाई एनर्जी वाली या शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। जितनी वेवलेंथ कम होगी एनर्जी ज्यादा, ठीक है। फिर वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कहाँ गए, हायर ग्राउंड स्टेट में चले गए। और फिर वो जब वापिस आते हैं तो बेसिकली वो क्या करते हैं, जैसे वो वापिस आएंगे तो वो जो रेडिएशन एमिट करेंगे उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी बट उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। एक चीज मैं आपको वैसे होमवर्क भी देता हूँ, जितनी भी टाइप की आपने वेव सुनी हुई है, ठीक है, चाहे वो जिसे जनरली पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आपको सबकी वेवलेंथ पता होनी चाहिए या फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जैसे E इज इक्वल टू एच म्यू लिखते हैं, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होती है, ठीक है। जैसे अलग अलग वेव्स आपने सुनी हुई हैं, चाहे वो माइक्रोवेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, ठीक है। फिर आपकी जो जो भी एक्सरेज आपने सुनी है, जनरली आपकी ये विजिबल, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, तो आपको है ना इनकी वेवलेंथ पता होनी चाहिए, ठीक है। एक एक एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। जनरली क्या होता है ना, हम एक एक टॉपिक पढ़ते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, जैसे उसमें होते हैं यूवी विजिबल। यूवी विजिबल में हम यूवी विजिबल लाइट यूज करते हैं, ठीक है। फिर और टाइप की भी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती हैं, ठीक है। एनएमआर होता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस हो गया, ठीक है। और भी जैसे इन वो होती है आपकी इंफ्रारेड, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो दो चीजें आप वैसे अभी ट्राई करना खुद से, एक तो आपने देखनी है वेवलेंथ, दूसरा आपने ये देखना है कि जो हम अलग अलग टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपीज करते हैं, जैसे यू विजिबल में तो नाम से ही पता लग रहा है, या तो अल्ट्रावायलेट यूज करेंगे या विजिबल यूज करेंगे, ठीक है। आपने ये लिख के लाना है कि अलग अलग टाइप की जो स्पेक्ट्रोस्कोपीज होती हैं उसके अंदर मैं कौन सी वेव्स को यूज करता हूँ, ठीक है, फॉर जो भी मतलब पर्पस है। जैसे यू विजिबल में क्या होता है, आप एक एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन है उसमें से लाइट को पास करा रहे हो, तो वो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपीज का अलग अलग प्रिंसिपल है, ठीक है। कोई किसी चीज को चेक करता है, कोई किसी चीज को करता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, फिश फ्लोरेसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो फर्क यहां पर क्या है, पहले जो प्रोसेस आप कर रहे थे किसी स्पेसिफिक डीएनए को डिटेक्ट करने के लिए, पहले मैं डीएनए को निकाल रहा था, फ्रेगमेंट कर रहा था, इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहा था, फिर मैं उसको उसको फिर ब्लॉटिंग करा रहा था, फिर मैं वहां पर प्रोब ऐड कर रहा था। यहां पर तो आपने इन सीटू मैंने आपको कल भी बताया था, ऑन साइट एक सेल लिया, सेल के अंदर वहीं पे मुझे लोकेट करना है, सेल से मैं डीएनए नहीं निकाल रहा। डीएनए निकालूंगा फिर वो तो प्रोसेस वही हो गया, ऑन साइट में ये चीज को पता कर पा रहा हूँ कि सेल के अंदर, जैसे आपने वही एक ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया, तो आपने उसका एक सेल लिया, आप आपको पता ही है कि वो जीन जो आपने डाली है उसका सीक्वेंस आपको पता है, तो आप उस सेल में, क्योंकि अगर आपने एक सेल में देख लिया ट्रांसजीन है, इसका मतलब फिर पूरे इंडिविजुअल के अंदर है,
क्योंकि ट्रांसजीन हम डालते ही जाइगोट वाली स्टेज पे हैं, अर्ली स्टेज पे। तो अगर इन एनी सेल ऑफ दैट एनिमल, या चलो आप तीन चार सेल्स देख सकते हो जस्ट टू प्रूव दैट, तो अगर उसमें वो ट्रांसजीन है, ठीक है, तो फिर उसमें ऐसा सा आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें तो आप इन सिटू कर लोगे। फिर आप वो जो डॉट ब्लॉट वगैरह है उसमें, तो उसकी तरह आपसे सेल को डीएनए नहीं निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फिश फ्लोरेसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, बना लो एक बार इसको। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा गया है, वो कह रहा है गिवन बिलो आर द एक्सपेरिमेंटल प्रोटोकॉल्स। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था ना, एक्सपेरिमेंट करते हैं वही, मतलब स्टेप्स तो वही हैं, बट अब एक चीज होती है कि आपने कहा कि हमें किसी चीज को, सेल्स को फिक्स करना है स्लाइड के ऊपर, तो उसके लिए क्या करना है। ठीक है ना, तो वो एक अलग चीज होगी ना, वो एक डिफरेंट चीज होगी। उसके लिए हमें कैसे, एक तो हम कह रहे हैं कि हमें ये करना है, बट उस चीज को कैसे करना है, वो उसके लिए फिर आपको एक्सपेरिमेंटल उसको फॉलो करना पड़ता है। तो वो कह रहे हैं कि ये प्रोटोकॉल है, मुझे ये पता करना है कि रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस कहां पर है एक माइटोटिक क्रोमोसोम के अंदर। ठीक है, रिपीटेटिव डीएनए एक्चुअली क्या होता है, सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, अलग अलग टाइप के रिपीट्स होते हैं, मिनी सैटेलाइट होता है, माइक्रो सैटेलाइट होता है। उसका यही फर्क होता है कि जो रिपीट्स हैं उसकी लेंथ कितनी है। जैसे एक रिपीट है उसकी लेंथ 10 है, किसी रिपीट की लेंथ 100 है, और वो कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, वो चलो अभी यहाँ पर हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो सिंपली उसने कहा कि रिपीटेटिव सीक्वेंस पता करने हैं। अब देखो, अभी जो हमने पढ़ा है, सबसे पहले हमने क्या कहा था, जैसे यहाँ पे तो सेल्स को फिक्स किया था। अब इसमें हमें सबसे पहले तो वही स्टेप है, और वो तीनों के, वो चारों में ही सेम है कि माइटोटिक क्रोमोसोम्स को ग्लास स्लाइड पे फिक्स करो। ठीक है, उसके बाद मेरा स्टेप यहां से क्या था, मैंने डीनेचुरेशन कराई थी, तो मेरा सेकंड स्टेप डीनेचुरेशन होना चाहिए। तो फर्स्ट और जो मेरी कौन सी ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन, वो तो एलिमिनेट होगी। ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ तो मेरी क्या होगी, एलिमिनेट। ये तो खत्म, इसका तो मैंने देखना ही नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि सेकंड स्टेप मेरा क्या है, डीनेचुरेशन। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या कहा था, अब आपने इसको इंक्यूबेट कराना है किसके साथ, या तो बायोटिन था या डिजॉक्सिन था। एक्चुअली ये एफ से तो पहले से फ्लोरेसेंट है, पहले नहीं मुझे फ्लोरेसेंस वाला चाहिए। ठीक है, मतलब चलो आप लगा भी सकते हो, बट एक चीज उसने क्या लिखी ना, एफ लेबल अनरिलेटेड नॉन रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस। मेरे को तो अगर रिपीटेटिव डीएनए को फाइंड आउट करना है, तो मुझे इंक्यूबेट भी तो रिपीटेटिव के साथ ही कराना पड़ेगा ना। ठीक है, एफ कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी जैसे वहां पे डिजॉक्सिन लिखा हुआ था, डिजॉक्सिन भी फ्लोरेसेंट होता है। तो आपने इससे कराया, इसके बाद मैंने आपको क्या कहा था, एबडीन के साथ एक फ्लोरोफोर लगा होना चाहिए। फिर आपने क्या करनी है, लोकलाइजेशन, और किसके अंडर ऑब्जर्व करना है, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप में। बस एज इट इज जो इमेज है उसमें से क्वेश्चन आ रहा है, देखो एक इमेज आपने पढ़ी है, एज इट इज उसी के स्टेप्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन इसलिए बताया जाता है ना कि आपको ये पता तो लगे ना क्वेश्चन कैसे आ सकता है। ठीक है ना, वो आपसे प्रोसेस पूछ सकता है, या प्रोसेस में जैसे अभी आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं, तो उसमें आप क्या देखोगे कि एक स्पेसिफिक पॉइंट उसने पूछा है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उसने कहा कि आपने बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है फॉर फ्लोरेसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। पहले पहला क्या लिखा हुआ है, ए फ्लोरेसेंस और कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ सिग्नल। फ्लोरेसेंस तो है ही, सी एपी, फिर वही बात करते हैं। बताओ इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके हिसाब से इनकरेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फिश के बारे में इनकरेक्ट है। तो इसमें ये बता रखा है कि फ्लोरेसेंस और कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप जो है वो आप यूज करते हो। ठीक है, एक्चुअली ये माइक्रोस्कोप्स भी हम पढ़ेंगे, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप क्या होता है, कॉन्फोकल क्या होता है। लेबल सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज यूज्ड, वो तो है ही सही। जैसे अभी आपने देखा, आपने उसको बायोटिन से लेबल किया हुआ है,
या आपने उसको स्पेसिफिकली डिजॉक्सिन से। ठीक है, तो इसने ये स्टेटमेंट गलत बता रखी है कि फ्लोरेसेंट टैग्ड एंटीबॉडीज यूज होती हैं। ठीक है, अब जो डायग्राम हमने देखा है उसमें तो एंटीबॉडी के साथ लगा रखा है, लेकिन अगर आप बायोटिन आयोडीन वाला को ही मान के चलोगे, ठीक है, उस केस में फिर आपका जो है, क्योंकि इसमें एक चीज पता है जो मुझे लग रहा है, जैसे ये डिजॉक्सिन भी ना फ्लोरेसेंट होता है, तो उसमें तो फ्लोरेसेंस यहाँ पे जैसे पहले भी आ ही रही होगी। ठीक है, या तो ये वाला सिस्टम या पहले यूज करते होंगे, अब यूज नहीं करते होंगे, क्योंकि बायोटिन आयोडीन के हिसाब से चलोगे तो फिर ये स्टेटमेंट गलत है कि आप फ्लोरेसेंट टैग्ड एंटीबॉडीज को यूज कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि तभी ये स्टेटमेंट आपकी गलत मानी जाएगी, और वॉशिंग स्टेप चाहिए हमें एक नॉन स्पेसिफिक सिग्नल को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो देखना आप इसके बारे में, क्योंकि बायोटिन आयोडीन वाला लेके चलेंगे तब ये स्टेटमेंट आपकी तब क्या बन जाएगी, इनकरेक्ट, उस केस में जिस केस में आप बायोटिन और आयोडीन की बात कर रहे हो। देखो ना आप कितनी जगह आ गया, पहले भी मैंने आपको बताया बायोटिन आयोडीन, ये इंटरेक्शन बहुत स्पेसिफिक होती है। जब हम इम्यूनो में पढ़ते हैं ना, दीज आर ऑल्टरनेटिव्स टू एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। ठीक है, बायोटिन विटामिन होता है, एवोडिन जो होता है वो एक तरह से प्रोटीन होता है। इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है दैट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन जितनी भी बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस हैं। इसके लिए मैंने आपको केडी की वैल्यू कितनी बताई थी, 10⁻⁻15 बताई थी ना, 10⁻⁻15। जितना केडी कम होता है उतना एसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे कि ये भी क्वेश्चन है एग्जाम में, कहते हैं जैसे कैंसर प्रोग्रेस करते हैं तो उसमें बहुत सारी आपको जीनोम रीअरेंजमेंट्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, जैसे ट्रांसलोकेशन होगी, कुछ डिलीशन हो गया, कुछ डुप्लीकेशन होगी। अगर हमें इन रीअरेंजमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, इसके लिए हम क्या करते हैं, फिश, मल्टी कलर फिश। मल्टी कलर मतलब भाई मे भी अलग अलग टाइप के आप जो अलग अलग टाइप के जो आप बेसिकली लेबलिंग करा रहे हो। ठीक है, वो आप डिफरेंट, क्योंकि सीक्वेंसेस अलग अलग ही होंगे ना, डुप्लीकेशन देखना है, ट्रांसलोकेशन देखना है, तो उसके लिए हम मल्टी कलर फिश करते हैं। ठीक है, आरएपीडी क्या होता है, आरएपीडी सुना है, माइक्रो एरे, और एक है फ्लो साइटोमेट्री। आरएपीडी क्या होता है, ये एक जेनेटिक मार्कर होता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये डिस्कस करेंगे हम। और ये किस टाइप का मार्कर होता है, डोमिनेंट, किस टाइप का होता है, डोमिनेंट। दो टाइप के मार्कर्स होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, को डोमिनेंट होते हैं। ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे क्या होता है। माइक्रो एरे तो मैंने आपको पहले ही बताया था, इफ यू वांट टू स्टडी एक्सप्रेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जीन एट द सेम टाइम, यू गो फॉर माइक्रो एरे और ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस। ठीक है, और फ्लो साइटोमेट्री एक तरह से ये तो सेल्स को सेपरेट करने की टेक्निक होती है। ठीक है, जैसे अलग अलग सेल्स होते हैं, जैसे ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, हर एक सेल के ऊपर ना अलग अलग टाइप के मार्कर्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये एक सेल बनाया, इसके ऊपर ये मार्कर है, इसके ऊपर ये मार्कर है, इसके ऊपर ये मार्कर है। ठीक है, इसके ऊपर आपने कुछ और मार्कर बना दिया, तो एंटीबॉडी यूज करते हैं। ऐसे इसमें भी अलग अलग मार्कर्स जो होते हैं उनके साथ अलग अलग एंटीबॉडी लगेगी, और उनके साथ हम अलग अलग फ्लोरेसेंस वाला कंपाउंड लगा देंगे, तो सभी में से अलग अलग लाइट आएगी। ठीक है ना, और फिर हम इनको सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा आंसर क्या होगा, मल्टी कलर फिश। ठीक है, आगे समझिए। ठीक है, तो ये हमने ये वाली सारी टेक्निक्स जो है वो आपकी कंप्लीट करी। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या देखा था, ट्रांसलेशन आ गया समझ। निक ट्रांसलेशन किस लिए करते हैं, रेडियो लेबलिंग ऑफ स्पेसिफिक न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अभी जैसे आपने देखा ना, अभी हमने बायोटिन भी लगा सकते हैं। देखो आपका जो न्यूक्लियोटाइड है उसके साथ आपको कुछ ना कुछ लगाना है, वो चाहे आप उसको रेडियो एक्टिव बना लो या उसके साथ कुछ आप बायोटिन भी लगा सकते हो। ठीक है, सदर्न ब्लॉटिंग हमें समझ आ गई, नॉर्दर्न समझ आ गई, इन सिटू समझ आ गई। ठीक है, मतलब मैंने समझा दी, समझ आपको आई नहीं वो आपने देखना भी। वेस्टर्न ब्लोटिंग होगी, ईस्टर्न होगी, साउथ वेस्टर्न होगी, आपका डॉट ब्लोट हो गया, फिश हो गया, एक इसमें कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन और होगा। और एक जैसे टेक्निक है जिसका क्या नाम है, कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन। ये जैसे क्या होता है ना, जनरली हम बैक्टीरियल कॉलोनीज बनाते हैं। जैसे हम यहाँ पर सिर्फ एक बैक्टीरिया को चेक करना चाहते हैं। अभी तक जैसे हम थे ना, हम सेल्स की बात कर रहे थे, हमारे सेल्स की बात कर रहे थे। अब मेरे को बैक्टीरिया में देखना है कि हमने एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस बैक्टीरिया में है या नहीं है। ठीक है, ये दिख रही है आपको, ये बैक्टीरिया की कॉलोनीज है।
बैक्टीरिया को जब हम ग्रो कराते हैं वो अगार के ऊपर ग्रो कराते हैं। आपने क्या करा कि उसकी रेप्लिका बना ली, मतलब आपने उन कॉलोनीज को किस पे ट्रांसफर कर लिया, पेपर के ऊपर। फिर एल्कली से ट्रीटमेंट हो गया, डीएनए क्या हो गया, डीनेचर। ठीक है। फिर आप फ्लडेड कराते हो लेबल्ड एमआरएनए के साथ। ठीक है। क्योंकि आपने ये देखना है कि वो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस उस कॉलोनी में है या नहीं है। ठीक है। फिर आप हाइब्रिडाइज कराते हो, वही सेम कुछ वॉशिंग कराओगे। अब क्या होता है कि ये जैसे हर जगह पे यहाँ पर आपको तीन तीन उसने दिखा रखे हैं, जैसे तीन अलग अलग टाइप के आपके मान लो डीएनए सीक्वेंस हैं। अब एमआरएन तो वहीं लगेगा ना जहां पर कॉम्प्लीमेंटैरिटी होगी। ठीक है। तो उसने क्या देखा कि जो एमआरएनए जो है वो यहाँ पर बाइंड करा है। ठीक है। जैसे ये तो सिर्फ एक प्रेजेंटेशन है ना कि यहाँ पर वो स्पेसिफिक डीएनए है जिसका तो एमआरएनए लगा है, क्योंकि एमआरएनए को आपने रेडियो लेबल किया हुआ है। और आपके पास यहाँ पर वही वहां से कुछ ना कुछ रेज आएंगी और आपको पता लग जाएगा कि इस स्पेसिफिक कॉलोनी के अंदर आपके जो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है। अभी तक हम ये बात करते आ रहे थे ना, हम अपने सेल्स के अंदर देख रहे थे या किसी एनिमल सेल के अंदर देख रहे थे, इसमें आपने बैक्टीरिया में देखना है। अब क्या होता है ना, बैक्टीरिया की कॉलोनीज तो बनी हुई है, बैक्टीरिया की अगार पे कॉलोनीज होते हैं, उसको आपने एक फिल्टर के ऊपर शिफ्ट कराया। उसके बाद वही डीनेचुरेशन करानी है, फिर हाइब्रिडाइजेशन करानी है, फिर उसको ऑटो रेडियोग्राफी से चेक करना है। ठीक है। तो ये हम स्पेसिफिकली करते हैं कि अगर हमें ये पता करना है कि क्योंकि आपने कोई ना कोई डीएनए सीक्वेंस डाला है, लेकिन आप ये देखना चाहते हो ना, वैसे तो हमने जैसे डिस्कस किया था कि आप उसमें तो आपको जो अगर तो वेक्टर वुक्टर होते हैं, वेक्टर के अंदर तो हमने देखा था कि कुछ ना कुछ सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं जिसकी हेल्प से हमें पता लग जाता है कि इसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है। ठीक है। अगर आप सिंपली देखना चाहते हो देन यू हैव टू गो फॉर हाइब्रिडाइजेशन, देन यू हैव टू गो फॉर हाइब्रिडाइजेशन। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। देखो अल्टीमेटली आपको एक बात समझ आ गई होगी कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या। ठीक है। हम एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को पता करना चाहते हैं। ठीक है। वेस्टर्न इज अ डिफरेंट थिंग, प्रोटीन का सब कुछ अलग चलता है, बट जब भी डीएनए आरएनए की बात होती है, मैंने एक स्पेसिफिक डीएनए को फाइंड आउट करना है, आरएनए को फाइंड आउट करना है, उसके लिए सीधा सा प्रोसेस है। इन सीटू तो सीधा ही कर रहे हैं। अगर आपको वैसे करना है तो पहले डीएनए निकालो, उसके उसको कट करो, उसको सेपरेट करो, फिर उसको डीनेचर करो। मतलब वही फिर उसकी जैसे आपने ब्लॉटिंग करनी है, मतलब सेपरेट जेल पे होता है, जेल से पहले आप उसको नाइट्रोसेलुलोज पे लेके आओ, फिर आप प्रोब डालो, फिर वही वॉशिंग वगैरह। वॉशिंग देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, क्योंकि वो वहीं पे ही सरवाइव करेगा जहां पर, मतलब वो जो प्रोब है वो वहीं पे लगा रहेगा जहां पर उसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होगा। ठीक है। वो तो इंटरेक्शन तो डीएनए डीएनए की भी होती है, डीएनए आरएनए की भी होती है। तो प्रोब आप जैसा भी होता है, जैसे इसमें उसने जो प्रोब यूज करा है वो एमआरएनए यूज किया है, आरएनए यूज कर लो। ठीक है। बट वही है ना, आपको ये पता होना चाहिए कि किस स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को आप टारगेट कर रहे हो, जिसको आप डिटेक्ट करना चाह रहे हो, उसका सीक्वेंस पता होगा तभी आप प्रोब डिजाइन कर पाओगे, क्योंकि इट हैज टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू योर डीएनए ऑफ इंटरेस्ट जिसको आप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है। तो ये होगा आपका कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। चलिए इसमें अब आगे देखते हैं, इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप।